हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे IITF QMS कोर्स की सेकंड वीडियो है जिसके अंदर के हम क्लाउज 0 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउज 0 के भी अपने सब क्लाउज हैं। तो जैसे क्लाउज 0.1 जो है हमारा जनरल गोल्स ऑफ IITF 6949 2016। जो IITF के क्या गोल्स हैं। एक बार एक बंदा इंटरव्यू देने गया जो कि पहले से 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा था और वो किसी अच्छी बड़ी कंपनी, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, उसके अंदर इंटरव्यू देने गया और वो अप्रोक्स 1 लाख से प्लस की ही सैलरी के लिए इंटरव्यू देने गया। काफ़ी अच्छी नॉलेज, 20 साल का एक्सपीरियंस और सब कुछ अच्छा था। बट वहाँ पर उन्होंने जो है इंटरव्यूअर ने उनसे पूछ लिया गोल्स, IITF के गोल्स क्या होते हैं। तो उनको उसके गोल्स के बारे में नहीं पता था और वो वहाँ पे उनका इंटरव्यू फेल हो गया। तो कम से कम आपको IITF जब आप शुरू कर रहे हो तभी मैंने IITF को बेसिक से लेके पूरा का पूरा आपको कंप्लीट QMS सिखाऊंगा। एक डॉक्यूमेंट्स, एक प्रोसीजर फॉर्मेट्स के आपको बारे में बताऊंगा ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ और कभी आपका इंटरव्यू फेल ना हो और आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट तो आराम से ही पा ले। इसके अलावा आप क्वालिटी हेड, प्लांट हेड, प्रोडक्शन हेड धीरे धीरे आप बनते ही चले जाएंगे। तो क्या है गोल्स ऑफ IITF? तो पहला गोल है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, सेकंड है हमारा डिफेक्ट प्रिवेंशन, थर्ड है हमारा रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्टेज इन सप्लाई चेन। ये हमारा यहाँ पे लीन के बारे में बात कर रहा है और 6 सिग्मा के बारे में भी बात कर रहा है। तो ये हमारे जो है गोल्स हैं हमारे IITF के। इन दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द फॉलोइंग वर्बल फॉर्म्स आर यूज। इसके अंदर कुछ फॉर्म्स कुछ वर्ड्स जो यूज़ करे जाएंगे, जैसे कि शैल जो यूज़ करा जाएगा इसका मतलब मैंडेटरी, ये रिक्वायरमेंट हमारे को पूरी करनी ही करनी है। शुड, जहाँ पे शुड का यूज़ किया जाएगा इसका मतलब है कि ये रिकमेंडेशन है, इसको हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद आएगा मे, इंडिकेट्स अ परमिशन, ये हमारे को परमिशन इंडिकेट्स करेगा। इसके बाद आएगा हमारा कैन, इंडिकेट्स अ पॉसिबिलिटी और अ कैपेबिलिटी, इससे हमारे को पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी का पता चलेगा। कैन का भी यूज़ होता है इसमें। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन मार्क्ड एज नोट, जहाँ पर यहाँ पर नोट लिखा होगा, नोट का मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस दी है, इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप इस काम को कर सकते हैं। तो जहाँ पर नोट लिखा हो आप उसे समझ सकते हैं। इसके बाद क्लाउज 0 की 0.1 रिक्वायरमेंट जनरल थी। 0.2 है हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसके अंदर क्या होता है, दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन ISO 9000। ISO 9000 के अंदर जो डिस्क्राइब्ड थे प्रिंसिपल वो थे हमारे, ये उसी के ऊपर ही बेस्ड है। पहला जो है वो है हमारा कस्टमर फोकस, सेकंड है लीडरशिप, थर्ड है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, फोर्थ है प्रोसेस अप्रोच, फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट, सिक्स्थ है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड सेवंथ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। कस्टमर फोकस क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन देयर कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कस्टमर के ऊपर डिपेंड होती है। एंड देयरफॉर शुड अंडरस्टैंड करंट एंड फ्यूचर कस्टमर नीड, इसलिए हमारे को अपने कस्टमर की करंट अभी की क्या नीड है और फ्यूचर की क्या नीड्स है इसके बारे में हमारे को जानना होता है। तो शुड मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो हमारे को कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को, रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है और उसकी रिक्वायरमेंट को एक्सीड्स मतलब और भी अधिक मात्रा में पूरा करना होता है। ये हमारा कस्टमर फोकस होता है। इसके बाद है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप इस्टेब्लिश यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप, जो लीडर होता है वो हमारे एक काम को कैसे करना है पूरी की पूरी यूनिटी को बना के चलता है ताकि हम किसी एक गोल्स के ऊपर फोकस कर सके। They should create and maintain the internal environment in which people can become fully involved in the achieving the organization objectives। और जो लीडर होता है वो कंपनी के हर एक बंदे को इन्वॉल्व करके रखता है ताकि हम कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर सकें। इसके बाद है हमारा थर्ड है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल्स एट ऑल लेवल्स आर द एसेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फुल एंगेजमेंट एनेबल्स द एबिलिटी टू बी यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट। मतलब जो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वर्कर से लेकर मैनेजर, सारे के सारे लोगों की एंगेजमेंट होनी चाहिए, तभी हमारी तरक्की होती है और कंपनी की भी तरक्की होती है। फोर्थ है हमारा प्रोसेस अप्रोच। आर डिजायर्ड रिजल्ट इज अचीव्ड मोर एफिशिएंटली व्हेन एक्टिविटीज आर रिलेटेड resource are managed as process, identifying, understanding and managing interrelated process by system CPO contributes to the organization effectiveness and efficiency।
मतलब प्रोसेस अप्रोच का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर किसी काम को अच्छे तरीके से होने के लिए प्रोसेस बना होना चाहिए, यही हमारा प्रोसेस अप्रोच है, जो कि SOPs बने होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और जो हम 21 मैंडेटरी प्रोसीजर की बात करते हैं हमारे IATF के अंदर है, ये हमारा प्रोसेस अप्रोच होता है, ताकि हमारे को किसी काम को करने के लिए क्या ज़रूरत है और उसको हम कैसा पूरा कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस शुड बी अ परमानेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कंटिन्यूअल जो इम्प्रूवमेंट है, उनकी लगातार इम्प्रूवमेंट होता है, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव डिसीजन इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी हम डिसीजन ले वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, वो हमारा पास्ट इफेक्ट हिस्ट्री डाटा से या फिर जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस उन सबसे आता है। तो ये हमारा एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है इसमें। और सेवंथ है हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल इंटरेस्टेड पार्टी। जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, ये सारे हमारे कंपनी की इंटरेस्टेड पार्टीज होती है। आर इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप एनहांस द एबिलिटी ऑफ द बोथ टू क्रिएट वैल्यू। मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर जो भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ है वो हमारे इंटरनल भी हो सकती है, इंटरनल में जो हमारे वर्कर्स, कंपनी में जो स्टाफ काम कर रहा है वो भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टी होती है। इन सब के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। ये जो है हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे, 7 प्रिंसिपल। अब जो है हमारा क्लाउज 0.3, क्लाउज 0.32 और 0.33 अप्रोचेस ऑफ IATF 6949 के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। एक तो है हमारी 0.3 प्रोसेस अप्रोच, जो कि हमारे TS के अंदर भी पहले से थी। क्लाउज 0.3.2 PDCA अप्रोच, ये अप्रोच भी हमारी जो है TS के अंदर, ISO TS के अंदर पहले से थी। बट जो ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो है ये न्यू एडिड है, ये हमारे IATF 6949 इस नए स्टैंडर्ड के अंदर ये नया एडिड हुआ है। ये हमारी 3 अप्रोचेस होती है, इसके बारे में समझते हैं। प्रोसेस अप्रोच क्या होती है, प्रोसेस अप्रोच के बारे में समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। एक प्रोसेस के लिए हम इनपुट देते हैं और इनपुट के अंदर जो है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट से हमारा रिसोर्स और रिसोर्स को कंट्रोल करा जाता है, जिससे हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद हमारा आउटपुट आता है। इनपुट से हमारा प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग से जो हमारा आउटपुट आता है इसको हम प्रोसेस कहते हैं। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, जो आपस में जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है विच कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोसेस, इसको हम प्रोसेस कहते हैं। व्हाट इज प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच क्या होती है। जनरली विद द हेल्प ऑफ टर्टल डायग्राम वी शो द प्रोसेस अप्रोच, जो टर्टल डायग्राम का यूज है उसके थ्रू ही हम प्रोसेस अप्रोच को शो करते हैं। और हमारे प्रोसीजर के अंदर टर्टल डायग्राम का ही मेनली यूज किया जाता है। और जो मैं आपको 38 जो प्रोसीजर देने वाला हूँ उसके अंदर मैंने टर्टल डायग्राम से ही राइट दिस पॉइंट्स इन प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स राइट करते हैं, जैसे कि कंपेटेंसी ऑफ मैन, किसी प्रोसेस को करने के लिए क्या मैन की कंपेटेंसी होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज हमारे को चाहिए, प्रोसीजर का नाम लिखाना होना चाहिए, प्रोसेस के लिए हमें क्या इनपुट्स चाहिए, प्रोसेस का ओनर कौन है, प्रोसेस के आउटपुट क्या होंगे, टीम मेंबर्स कौन होंगे, प्रोसेस इंटरेक्टिंग मतलब किन किस डिपार्टमेंट से हमारा इंटरेक्शन होगा, ये सारा का सारा हमारा प्रोसेस के अंदर लिखा होना चाहिए। ये हमारा प्रोसेस अप्रोच होता है, जिसको हम कहते हैं SOP या प्रोसीजर या प्रोसेस कहते हैं, ये सभी एक ही हैं। इसके अंदर ये चीज़ें कम से कम लिखी हुई होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेस अप्रोचेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव शुड स्मार्ट, प्रोसेस का जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट है हमारा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेफरेंस बेस्ड एंड टारगेट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव के क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा इफेक्टिवनेस, सेकंड है हमारा एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड आउटपुट, मतलब जो आउटपुट हम चाहते हैं उसको हम अचीव कर रहे हैं, तो वो हमारा इफेक्टिवनेस है। और एफिशिएंसी क्या होती है, हमारा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट, मतलब किसी काम को करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं वो हमारा एफिशिएंसी कहलाती है। किसी काम को करने के लिए अगर हम कम रिसोर्सेज यूज़ कर लेंगे तो हमारा प्रोसेस एफिशिएंट कहलाएगा। और इफेक्टिव तब कहलाएगा जब हमारे को जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको अगर हम पा लेते हैं तो हमारा प्रोसेस इफेक्टिव है। जो ये हमारा टर्टल डायग्राम हमारे को शो कर रखा है, विथ वट रिसोर्सेज, किस रिसोर्सेज के द्वारा बनेंगे, विथ वट, कौन कौन सी स्किल्स हमारे को चाहिए, प्रोसेस के इनपुट क्या है, प्रोसेस का ओनर क्या है, प्रोसेस का आउटपुट क्या है, टीम मेंबर्स कौन होंगे, विथ वट मेथड्स, क्या मेथड का यूज़ करेंगे, विथ वट की क्राइटेरिया, ये सारा का सारा इसके अंदर
मैंशनड होता है। इस तरीके से हमारा प्रोसीजर बनता है। ये 38 प्रोसीजर आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं मेरे IATF QMS कोर्स के अंदर। हाउ टू प्रोसेस मेजर्ड, प्रोसेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हाउ इस प्रोसेस मैटर, एफिशिएंट है या इफेक्टिव है। इनपुट और इनपुट से एक्टिविटी होती है और हमारा आउटपुट निकलता है, ये हमारा प्रोसेस होता है। एफिशिएंट होगा तो कोई वेस्ट नहीं होंगे और इफेक्टिव होगा तो जो हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो उसको हम अचीव कर लेंगे, मतलब जो हमारे को आउटपुट चाहिए वो हम आउटपुट हम पा लेंगे। और एफिशिएंट होगा तो वेस्टेज कम होंगे, जैसे राइट रिसोर्सेज, क्वालिफाइड पीपल्स का हम यूज़ करें, राइट फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट का यूज़ करें, करेक्ट मटेरियल का यूज़ करें, प्रूवन मेथड्स का यूज़ करेंगे तो हमारा जो एफिशिएंट होगा प्रोसेस। और जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे को मिलना चाहिए, क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट होता है। इस तरीके से हम अपने प्रोसेस को मेज़र करते हैं, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारे को अगर मिलता है तो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव प्रोसेस, इफेक्टिव प्रोसेस के अंदर क्या इफेक्टिवनेस होती है। प्रोसेस या प्रोसीजर जो आप मान लें, जो कि हम शो करते हैं ODD-LMR, ओड LMR से। ओड LMR क्या होता है, ओ माने ओनर, मतलब एक जो इफेक्टिव प्रोसीजर है उसका ओनर डिफाइंड होना चाहिए। ओनर डी से डिफाइंड, ओनर डिफाइंड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, लिंक टू अदर प्रोसेस के साथ लिंक्ड होना चाहिए, मॉनिटर्ड एंड इम्प्रूव्ड, रिकॉर्ड्स ऑफ एक्शन एंड रिजल्ट, ये सारा सारा ODD-LMR होना चाहिए। इसी से हमारा एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक इफेक्टिव प्रोसेस हमारा बनता है। क्लाउज 0.3.2, इसके अंदर क्या आता है, हमारा PDCA अप्रोच होती है। PDCA अप्रोच क्या है हमारी, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल, ये होती है हमारी PDCA। IATF के अंदर हम PDCA को कैसे शो करेंगे, जैसा मैं आपको बेसिक्स ऑफ IATF जो पहली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, ये हमारे नॉन ऑडिटेबल क्लोज होते हैं, तो इसके अंदर PDCA अप्रोच भी हमारी नहीं आएगी। अब जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। प्लानिंग में हमारा P आ गया, सपोर्ट और ऑपरेशंस में हमारा डू आ गया, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में हमारा चेक आ गया और इम्प्रूवमेंट्स में हमारा एक्ट आ गया। इस तरीके से हमारा PDCA इसमें अप्लाई होता है, हमारे PDCA साइकिल IATF क्लोजेस के ऊपर। इसको इस ग्राफ से भी समझते हैं। द PDCA साइकिल कैन बी अप्लाइड ऑल द प्रोसीजर्स एंड टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एज अ होल। इसको आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अब 0.33 है हमारा रिस्क बेस्ड थिंकिंग। ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होती है हमारी, कैरिंग आउट प्रिवेंटिव एक्शन टू एलिमिनेट पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी, मतलब पहले से ही हम प्रिवेंटिव एक्शन ले लें ताकि जो है हमारी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज ना आए। मेक मैक्सिमम यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी डेट में राइज, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो ये हमारी रिस्क बेस्ड थिंकिंग में आता है। टू कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू प्लान टू इम्प्लीमेंट एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को प्लान करे। व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या होता है, एज पर ISO 9000-2005 रिस्क इज इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट के आने पर जो अनसर्टेनिटी जो होती है वो हमारा रिस्क होता है। मतलब कोई अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे को नहीं मिल रहा, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो हमारा रिस्क कहलाता है। रिजल्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस, आफ्टर रिस्क एनालिसिस वी गेट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। रिस्क एनालिसिस करने के बाद हमारे को रिस्क मिलता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिस्क क्या है, रिस्क इज अ नेगेटिव टर्म एंड जनरली रेफर्ड एज डिग्री ऑफ थ्रेट। रिस्क जो है एक नेगेटिव टर्म है जो कि थ्रेट मतलब कितने डिग्री तक थ्रेट हमारे को हो सकता है उसका बारे में हमारे को बताती है। अपॉर्चुनिटी इज अ पॉजिटिव टर्म, अपॉर्चुनिटी एक पॉजिटिव टर्म है एंड जनरली रेफर्ड एज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, इससे हमारे को इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप्स के बारे में पता चलता है। तो ये था हमारा 0.33 क्लोज रिस्क बेस्ड थिंकिंग। इसके बाद है हमारा क्लोज 0.4, ये 0 क्लोज के ही सारी की सारी रिक्वायरमेंट है। 0.4 है हमारा रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स, जो हमारा IATF स्टैंडर्ड है इसके अदर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिलेट्स टू ISO 9000 एंड ISO 9004 एज फॉलोज। ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है फंडामेंटल्स एंड वोकेबुलरी प्रोवाइड्स essential background for the proper understanding and implementation of the international standard।
हमारा जो ISO 9000 स्टैंडर्ड है उसके अंदर जो ये वोकेबुलरी है वो हमारे IIT स्टैंडर्ड के अंदर सारा का सारा जो भी है बैकग्राउंड में यूज़ में आ रही है। दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डज नॉट इंक्लूड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू अदर मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा IITF स्टैंडर्ड है इसके अंदर किसी और स्टैंडर्ड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं ऐड की गई है। सच एज दोज फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जैसे कि उधर स्टैंडर्ड है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोई सा भी जो स्टैंडर्ड है वो हमारा IITF स्टैंडर्ड के अंदर इंक्लूडेड नहीं है भाई। इसके अंदर जो ISO 9000 के अंदर जो वोकेबुलरी है वो ही सिर्फ यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर हमारा 0 क्लॉज ख़त्म होता है। अब जो है 1 से लेकर 10 क्लॉज की आगे वीडियोस आएगी और क्लॉजेस के साथ साथ उनके पॉलिसीज आएंगे, प्रोसीजर्स आएंगे, मैनुअल्स आएंगे और उनके अंदर क्या क्या फॉर्मेट्स यूज़ आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी वीडियोस बनेगी और इसके साथ ही आप QMS भी सीख जाएंगे वीडियोस के साथ साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।